नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो हम लोग संसदीय मैनेजमेंट बोला या पार्लियामेंट मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग उनकी क्या विशेषताएं होती है और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज के वीडियो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा पार्लियामेंट मैनेजमेंट। जो संसदीय व्यवस्था है, हमारी संसदीय व्यवस्था में उनके क्या गुण हैं उनको समझेंगे, ताकि हम लोग जब पार्लियामेंट को पढ़ें, जब संसद के बारे में जाने, तो उससे पहले हमारे उनके गुण अगर आपको पता होंगे तो समझने में ज्यादा इजी होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं संसदीय व्यवस्था से। तो संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमारा संविधान है, संसदीय व्यवस्था को दोस्तों केंद्र को अलग व्यवस्थित किया है और राज्य सरकार को किस प्रकार। आर्टिकल अगर 74 और 75 में बात करें तो प्रावधान किस चीज का है? संसदीय व्यवस्था का केंद्र के लिए, जो केंद्रीय स्तर पर काम करती है, ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। और हमारा जो संविधान प्रावधान करता है आर्टिकल 163 और 164 में किसके? राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय सरकार और केंद्रीय स्तरीय सरकार का प्रावधान करता है। ये आप लोगों को स्पष्ट पता होना चाहिए। ये प्रावधान में या आप नहीं कर रहे हैं, ये हमारे संविधान में ये प्रावधानित है कि बताए गए हैं कि 74 और 75 के तहत हम लोग केंद्रीय व्यवस्था की बात करेंगे, मतलब केंद्र में संसदीय व्यवस्था की। और आर्टिकल 163 और 164 में किसका प्रावधान करेंगे? वो संसदीय व्यवस्था किसके स्तर पर? राज्य स्तर पर। समझ रहे ना? तो हम लोग केंद्रीय स्तर पर संसद बोलते हैं और राज्य स्तर पर विधानमंडल। लेकिन सरकार है दोस्तों अलग अलग होती है, दोनों अपने अपने लेवल पर काम करती है, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं, बहुत सारे उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं। ये अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, संसदीय सरकार को। क्लियर हो गया? अब हम लोग इनके एक एक गुणों को समझते हुए चलते हैं कि इनके गुण हैं, गुण की क्या कहना क्या चाहता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें या गुणों की बात करें कि संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को हम लोग इसमें समझेंगे और डिटेल में एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें बात करें जो विशेषताओं में सबसे पहली और मुख्य विशेषताएं वो है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। अब एक नाम देखकर तो आप लोगों को एक बार लाइन पढ़ोगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताते हुए चलूंगा ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। तो ये क्या कहते हैं? नामिक और वास्तविक। यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, नामिक और वास्तविक। ये कहना चाहता है कि जो कार्यपालिका में नामिक के रूप में हमारे या नामित या नाम मात्र का, तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे क्या है? नाम मात्र कार्यपालिका या राज्य का प्रमुख होता है, मतलब देश का। वो क्या है? केवल नाम मात्र का। तो वास्तविक है जो प्रधानमंत्री। वास्तविक सरकार बोल सकते हैं या वास्तविक रूप से कार्य कौन कर रहे हैं? वास्तविक रूप से हमारे तो काम कर रहे हैं कौन? वो है प्रधानमंत्री। और नाम मात्र, जिसे केवल नाम मात्र के नाम में या नामित है, तो वो कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है मुख्य सरकारी जो अधिकारी होता है, जो मुख्य सरकार कौन चलाता है? हमारे प्रधानमंत्री चलाते हैं, न कि राष्ट्रपति। तो इसलिए कार्यपालिका का प्रमुख मुख्य तो नाम मात्र में तो राष्ट्रपति आता है, और वास्तविक अगर सरकार की बात करें तो उसका प्रमुख कौन है? उसका प्रमुख है प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है जो प्रधानमंत्री है, आपको पता है आर्टिकल 74 के तहत, किसके तहत? जिसमें हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर बात की। आर्टिकल 74 के तहत क्या बात की गई है? आर्टिकल 74 के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसका निर्माण होगा? कैबिनेट का, मतलब मंत्री परिषद का निर्माण की व्यवस्था है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 74 और किसके नेतृत्व में बात हो रही है? प्रधानमंत्री की लीडरशिप में मंत्री परिषद की व्यवस्था है। क्लियर हो गया? तो अब आप लोगों को नामिक और वास्तविक का आराम से समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई पहली मुख्य विशेषता है। अब दूसरी मुख्य विशेषता पर आ जाते हैं। दूसरी मुख्य विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुमत प्राप्त दल का शासन, लेकिन इसको और डिटेल में जानते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी सरकार, जो भी दल होगा, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या अन्य कोई भी दल है, तो अगर उनको लोकसभा में, किसमें? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं दोस्तों,
लोकसभा में जिसकी बहुमत की सरकार होगी वो क्या चुना जाएगा, उसका शासन होगा। अगर आप बीजेपी की, आपकी पार्टी बीजेपी है, आपको बहुमत मिला है तो आपकी सरकार होगी। यदि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और आपको अगर जनता ने बहुमत दिया है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, उसके प्रतिनिधियों के बाद ही उन्हीं में से किनको चुना जाता है, राष्ट्रपति को। जो प्रतिनिधि जनता द्वारा विजित होते हैं और वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और उन्हीं सदस्यों में से कौन क्या बनता है, राष्ट्रपति बनता है, सबके सहमति के बाद। तो यहाँ पर किसका शासन होगा, बहुमत दल का। जिस भी मतलब पार्टी का, अगर पार्टी की बात करें तो जिसको बहुमत ज्यादा मिलेगा उसकी सरकार होगी। क्लियर हो गया। तो ये बहुमत का आराम से आप लोगों को समझ में आ गया एक ही भाषा में। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिनकी ज्यादा सीटें होगी, वही क्या मिलेगा, वो लोकसभा में उसका बहुमत होगा। और जब लोकसभा में उसका बहुमत होगा तो उसी बहुमत सरकार का ही कोई सदस्य राष्ट्रपति बनेगा। ये जनरली हमारे संसदीय व्यवस्था में प्रावधान किया गया है। तो क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को बहुमत प्राप्त दल का शासन का मतलब समझ में आ गया। यहाँ एक लाइन जरूर लिखी है, रिलेटिव चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे तीसरे नंबर पर मुख्य विशेषताओं में बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब एक लाइन से समझना मुश्किल है, जिन्होंने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है वो तो समझ गए होंगे, लेकिन इसका अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये हो गया कि भाई कहीं ना कहीं सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब सभी का एक साथ उत्तरदायित्व, किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया, जो मंत्री होते हैं, कौन, जो मंत्री या मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, उनका जो उत्तरदायित्व किसकी ओर है, अगर आप लोग कह सकते हैं संसद के। वैसे तो मुख्यतः लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है किनका, मंत्रियों का। जो मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्री परिषद का भी आप लोग इसमें दो लाइनें इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप लोग बोल सकते हैं कि मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके लिए, संसद के लिए, या लोकसभा के, मुख्यतः पर बात करेंगे लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन अगर ऐसा भी बोला जा सकता है कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सामूहिक उत्तरदायित्व का इसका प्रावधान है जो दोस्तों आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 में इसे प्रावधानित किया गया है कि जो मंत्री परिषद होगी लोकसभा के प्रति मुख्यतः उत्तरदायी होगी। ये कहना चाहता है एक सामूहिक उत्तरदायित्व, जो भी सदस्य होंगे एक ही उद्देश्य के साथ, एक ही एम के साथ, एक ही के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे। एक यूनिटी के, ये क्या दर्शा रहा है, एक प्रकार से मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्रियों की यूनिटी को दिखा रहा है। इनका एम एक ही जगह फोकस होकर काम करना, सरकार को कामों में सहयोग करना। इनका जो नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये भी आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इसमें कुछ कंफ्यूजन वाला कुछ है नहीं, एक लाइन को मैंने थोड़ा डिटेल में बताकर आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे क्या कह रहा है, आगे भी मुख्य विशेषताएं दोहरी सदस्यता। अब बात आगे दोहरी सदस्यता वाली, ये कह रहे हैं कि जो मंत्री है, मंत्री है जो कार्यपालिका के रूप में भी काम करते हैं और संसद सदस्य के रूप में भी कह सकते हैं, या विधायिका के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। जो मंत्री है जो मंत्री परिषद के रूप में भी कार्य करते हैं और कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि जो मंत्री है, मंत्री है जो क्या है, उनको इतना अधिकार दिया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, वो मंत्री, उनको क्या मौका दिया जाता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 महीने का उसको टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर उस दौरान वो संसद के सदस्य बन जाता है तब वो संसद का सदस्य माना जाएगा। मतलब उसको, अगर वो नॉर्मल कोई भी आदमी 6 महीने तक संसद सदस्य रह सकता है, फिर उसे संसद की जो सदस्यता है उसको ग्रहण करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो मुख्य विशेषताओं को संसदीय पार्लियामेंट मैनेजमेंट की जो आगे की मुख्य विशेषता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ये क्या कह रहे हैं, जो ये जो संसदीय व्यवस्था है इसका जो नेतृत्व कौन करेगा, इसका लीडरशिप कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं आपके दिमाग में राष्ट्रपति आ जाए, मैंने अभी आप लोगों को नामित और वास्तविक में सारी चीजें क्लियर की थी, ठीक है ना। तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। और प्रधानमंत्री का कार्यपालिका में, क्योंकि दोस्तों जो भी काम, जो भी पावर्स होती हैं, अगर मुख्यतः भारत के शासन की बात करें, भारत के संविधान के तहत बात करें, तो राष्ट्रपति को उतनी शक्तियां नहीं दी गई है जितने प्रधानमंत्री को दी गई हैं।
तो हमारे जो लीडरशिप का काम करेगा संसदीय व्यवस्था का वो प्रधानमंत्री होगा, चाहे नियम का किसी प्रकार प्रावधान किसी रिलेटेड हो किसी भी प्रकार से, तो उसका जो मुख्य लीडरशिप कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे अगर विशेषताओं की ओर बढ़ते हुए बोलते हैं निचले सदन का विघटन। अब आपके दिमाग में आ गया निचला सदन, अगर कोई पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहा होगा तो उसके दिमाग में निचला सदन, तो निचला सदन का मतलब हुआ लोकसभा। ठीक है ना, निचले सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा, और उच्च सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। तो ये बेसिक सी चीज है, सिर्फ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो निचले सदन का क्या हो रहा है? विघटन। अब आपके दिमाग में आना चाहिए विघटन कौन करता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति है जो लोकसभा का विघटन करता है। तो ऐसा नहीं आपके दिमाग में प्रधानमंत्री का नेतृत्व है तो प्रधानमंत्री जब चाहे उसका विघटन कर सकते हैं, नहीं दोस्तों। अगर बात करें लोकसभा के विघटन की बात होगी तो वो किसके द्वारा की जाएगी? विघटन का मतलब हो गया समाप्त करना। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, समझ रहे ना, राष्ट्रपति को जब प्रधानमंत्री सलाह देगा तब है जो प्रधानमंत्री इसका विघटन कर सकता है। क्लियर हो गया? तो अब इसमें अगर बात करें कि विघटन के मामले में, तो ये अधिकार ये भी संविधान द्वारा प्रदानित है प्रधानमंत्री को, लेकिन विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना, कब करेगा? जैसे ही लगा कुछ परिस्थितियां आपातकालीन स्थिति, वो बात अलग है, लेकिन अगर जनरली देखेंगे तो हम लोग देखेंगे जैसे ही कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 वर्ष का मंत्रिपरिषद का हुआ, क्योंकि जब लोकसभा का विघटन होगा तो मंत्रिपरिषद का भी साथ साथ विघटन होगा, तो 5 साल के टाइम पीरियड के दौरान इसको भी विघटित कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो यहां ध्यान रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा निम्न सदन या लोकसभा का विघटन किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आज का जो अंतिम पॉइंट रहेगा वो संसदीय मैनेजमेंट का, पार्लियामेंट मैनेजमेंट का, तो वो रहेगा गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब ये हो गया बात को आउट नहीं करना। अगर देसी भाषा में बात करें तो इसका मतलब गोपनीयता का मतलब हो गया जो भी संसद के सदस्य हैं, जैसे मंत्री हैं, क्योंकि संसद में सभी प्रकार की नीतियों कार्यों की एक बैठक भी बुलाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप जो उनकी गोपनीयता को, संसद की गोपनीयता को, संसद के मैनेजमेंट को भंग नहीं कर ले, इसके लिए मंत्रियों को क्या गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जब वो संसद के सदस्य बनते हैं तो उनको गोपनीयता की कि भाई आप लोगों का ये गोपनीयता के अंतर्गत आना चाहिए, कैसे नहीं कि आप सरकार की कोई भी नीतियों को डिस्कशन कोई भी हो रहा है उसको मीडिया के सामने आउट कर सको, तो इसलिए उनको क्या है गोपनीयता की शपथ दिलाती है। अब आप लोगों को दिमाग में आया होगा कि गोपनीयता की शपथ की तो बात हो गई, अब इनकी शपथ दिलाता कौन है? तो वो शपथ दिलाता है दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति है जो संसद सदस्यों की क्या गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्योंकि ये पता होना जरूरी है, सवाल बनेगा तो यहां से बनेगा। ऐसा नहीं है कि गोपनीयता क्या होती है इस टाइप से सवाल नहीं होगा क्या भाई गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं ये भी सदस्य, ये नॉर्मल बात है, लेकिन बात यहाँ आएगी संसद सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो है राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? तो इसमें जो भी दोस्तों चैप्टर वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के आगे संसदीय व्यवस्था के गुण अवगुण की बात की गई है, आलोचनात्मक व्यू रखा है, तो उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मेंस को दे रहे हैं यूपीएससी में तो यहाँ पर वहां पर गुणों की अवगुणों की या आलोचनात्मक व्यू की भी बात हो सकती है, लेकिन जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री ओरिएंटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं वो आराम से, जो ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रहे हो तो अपने सुझाव जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।